21 साल के युवा को रोजगार की बजाय शराब पीने का अधिकार, चौक चौराहे पर शराब के ठेके। बल्कि इन बेईमानों से ये पूछना चाहिए भाई, कांग्रेसी हो या कोई भी हो, वही तो लोग आपके पास गए थे और कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। सिसोदिया जी तो भाग गए, ठेकेदार तो भाग गया, 100% इनके मंत्री और मुख्यमंत्री जेल चले गए। जो आदमी मफलर डाल के शीला दीक्षित के मुंह काला किया करता था, और उसका सबसे बड़ा कारण है इन बेईमानों ने अपने घर बनाए, शीश महल बनाए, और जैसे इसने शीश महल बनाया ऐसी हर एमएलए ने, शराब मंत्री ने अपना बना लिया। तमाम मंत्रियों ने जो है इस तरह के शीश महल अपने बनाए, कुछ के दिखाई दे रहे हैं, कुछ के नहीं दिखाई दे रहे हैं। गलती हुई थी तो मैं कहूंगा गलती हुई थी। दिल्ली की बेहतरी के लिए जो इन्होंने सपने दिखाए थे उसको एक सपोर्ट थी, ना कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट थी, क्योंकि बेईमान है। पंजाब में घोषणा की, आज तक 1000 रुपए उनको नहीं दे पाए, 3 साल पूरे हो गए। फरत और ठेकेदार ये दोनों हारेंगे, ईमानदारी जीतेगी। मेरा संकल्प है, आपकी आईडी पे मैं बोल रहा हूँ, चैनल की आईडी पे, जीतने के बाद सबसे पहले इनके राशन कार्ड की लड़ाई लड़ी जाएगी और इनको राशन कार्ड बनवाने का अधिकार दिया जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। दिल्ली का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, चारों तरफ से लकीरें खिंच चुकी हैं। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कमर कस के तैयार है कि 25 दिनों बाद अब क्या होने वाला है ये मतदाता ही निश्चित कर पाएंगे। लेकिन तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन जहां हम दिल्ली चुनाव की बात करते हैं तो वहां पर दो पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तो अभी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, चाहे शीश महल का आरोप लग रहा हो, चाहे 2100 का विवाद हो, चाहे संजीवनी योजना का विवाद हो। लेकिन कांग्रेस क्यों बैकफुट पर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कहां है इस दिल्ली चुनाव में। और यही जानने के लिए नेशनल खबर की टीम जो है वो अभी पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद है और मेरे साथ यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनिल चौधरी जी, जो कि पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के। साथ ही वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, प्रेसिडेंट भी रहे थे। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि दिल्ली चुनाव की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप दौर का शुरू है, और शीश महल का विवाद हो, 2100 का विवाद हो, संजीवनी योजना विवाद हो या पंडित और ग्रंथियों का विवाद है। कहाँ कांग्रेस है? कांग्रेस क्यों नहीं इस बार बहुत ज्यादा उस उत्साह के साथ और एक जो दृढ़ निश्चय के साथ कांग्रेस नजर आती थी, वो कहाँ है? देखिए, जितने भी आपने ये विवाद जो जिक्र किए हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि 98 से 2013 तक कांग्रेस और शीला जी की सरकार थी। शायद ही कोई इस तरह का विवाद उत्पन्न होता था। हालांकि कई बार इस तरह की जो उपद्रवी शक्तियां हैं इस तरह की कोशिश करती थी, लेकिन एक ऐसी विजनरी लेडी जिसने इस दिल्ली को बनाया, दिल्ली को पहचान दी, उसने कभी इस तरह के दिल्ली के अंदर हालात पैदा नहीं होने दिए। और यही कारण है कि दिल्ली विश्व के अंदर एक पहचान बना पाई। पहचान थी डेवलपमेंट के रूप में, पहचान थी फ्लाईओवर सिटी के रूप में, और पहचान थी जो कल्याणकारी योजनाएं थी लोगों को, जो समाज का एक जो निचला तबका था जो जूझ रहा था समस्याओं से, गरीबी से, बेरोजगारी से, उनको एक मदद देने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं, उन पे भी काम दिल्ली के अंदर हुआ था। पर अफसोस, जैसा आपने कहा, विवादों का नाता रहा है पिछले 10 सालों में। और काम क्या हुआ इस दिल्ली के अंदर मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। दिल्ली यदि ये धीरे धीरे 10 साल में मैं कहूँ शर्मसार हुई है तो इसके लिए दोषी ये दोनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। जिस तरह से दिल्ली आज विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जानी जाती है, तो इसके लिए दोषी कोई है तो ये दोनों सरकारें हैं। आज दिल्ली के अंदर बेरोजगारी यदि आप अनुपात देखें तो इतना बढ़ चुका है कि आज हर जगह एक ही आवाज़ है कि भाई हमें रोजगार नहीं है। आज दिल्ली की आबो हवा के साथ साथ दिल्ली का जो भाईचारा, उस पर कुठाराघात होता है। दिल्ली 10 सालों के अंदर जहां सरकार को उस चुनौती के समय अपने आप को प्रूव करना था, उस कड़ी परीक्षा में, वहां ये सरकार मौन होकर चुप बैठ गई और दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया। चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, चाहे वो कोविड फेलियर हो, पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना फैला उससे दिल्ली भी अछूती नहीं थी, और दिल्ली के शमशान घाट हों या कब्रिस्तान हों, हर जगह लंबी लंबी लाइनें थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष था और 2020 मार्च को ही बना था, 18 मार्च में बना और 22 मार्च को लॉकडाउन था। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लोगों के हाथ थामे,
मदद का हाथ बढ़ाया, कांग्रेस की रसोई चलाई, लोगों को हर वो मदद पहुंचाई जो शायद सरकार नहीं पहुंचा पा रही थी। सो जो आप जब कहते हैं कि कांग्रेस कहाँ दिखती है, तो माफ़ करिएगा, आज यदि 10 साल में कहूँ, पिछले 5 सालों का तो खास तौर से मैं ब्यौरा दे सकता हूँ। 3.5 साल में अध्यक्ष रहा, और पोल खोल यात्रा हो, शराब नीति घोटाला, जो भ्रष्टाचार उजागर किया वो कांग्रेस ने किया। बेशक हम सदन में संख्या में नहीं थे, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने इन भ्रष्टाचारी सरकारों को, जो जन विरोधिया नीति लेकर के आ रहे थे, उनके खिलाफ हल्ला बोला, पोल खोली, शिकायतें की। पर अफसोस बीजेपी के 7 सांसद, 8 एमएलए, 200 से ज़्यादा पार्षद, 3 मेयर, और जबकि इनका केंद्रीय कार्यालय भी यहीं पे, किसी ने 2 लाइन की शिकायत बीजेपी ने नहीं लिखी। और आम आदमी पार्टी ने तो जो किया आबाकारी नीति के तहत, वो सभी को पता है किस तरह से पॉलिसी को बदला गया। 21 साल के युवा को रोजगार की बजाय शराब पीने का अधिकार, चौक चौराहे पर शराब के ठेके, जहाँ स्कूल की बसें रुकती हैं, जहाँ माता पिता अपने बच्चों को छोड़ने या पिक करने जाते हैं, या वहाँ से जो बच्चे स्कूल जाते हैं, और जिस तरह से ड्राई डे हटाए गए, ये अपमान था उन महानुभावों का, वो तिथियों का, वो धर्म कि हमारी जो ग्रंथ है, जिस दिन चाहे दिवाली हो, छठ हो, तो इस तरह के पर्वों पे भी जो है शराब बेचने की नीति। और फिर आप महिला सम्मान की बात करते तो माफ़ करिएगा, सबसे ज़्यादा यदि प्रताड़ना महिला की होती है, और उसमें घरेलू हिंसा जिसको हम कहते हैं, उसमें यदि सबसे बड़ा रीजन किसी का है तो शराब का रीजन है। तो इन लोगों ने शहर को बर्बाद और तबाह किया है। आज चुनाव आ गया है तो वो राजेंद्र नगर में जाके एक टोंटी के नीचे ओक लगा के कहते हैं कि मैंने दिल्ली को पानी दे दिया। क्या लोगों को मूर्ख समझते हैं? तो जब आप शीला जी का जिक्र करते हैं, कांग्रेस जब शीला दीक्षित जी का जिक्र करती है, और दिल्ली की जनता में भी ये चीज़ है कि जो काम शीला दीक्षित जी के समय में हुआ वो आज तक जो है दिल्ली में नहीं हो पाया है। शीला जी ने जो काम किया था, उस काम को इन कैश कांग्रेस अब क्यों नहीं कर पा रही है पिछले 10 साल में? आपने सारे भ्रष्ट चीज़ें जो हैं गिना दी कि आम आदमी पार्टी ने क्या गलतियां की, क्या भ्रष्टता की दिल्ली में, लेकिन फिर भी तो 10 सालों से आम आदमी पार्टी ही है, जनता भी तो उन्हें ही चुन रही है। आप क्यों नहीं इनकैश कर पा रहे उन कामों को? देखिए, होता क्या है, जहाँ इनकेस की बात है तो माफ़ करिएगा, इस शहर को कांग्रेस ने बनाया, और ये शहर दिल्ली शहर दिल वालों का शहर रहा है कहा जाता है। यहाँ की अपनी एक पहचान रही है, और पूरे देश से लोग आकर के यहाँ रहते हैं। उन लोगों ने इस शहर को बढ़ते हुए कांग्रेस के समय में देखा है। पर यह भी सही है कि 2013 में हम चुनाव हारे। मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बता दूं, दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस पार्टी उस समय चुनाव नहीं जीती थी। उस समय चुनाव आम आदमी पार्टी जीती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शीला दीक्षित को उन्होंने कोई विलेन या ये कामों के आधार पे हराया हो। विश्वास था कांग्रेस पे, लेकिन ठीक एक व्यक्ति आया, उसने एक नए सपने दिखाए, नई होप दी, शहर को लंदन पेरिस बनाएंगे, कई सिंगापुर बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे, दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे, दिल्ली के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी, यही कहा था ना। तो जब ये वादे जब दिखाते हैं, जल लोकपाल, अन्ना हजारे जी का चेहरा, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी, जब इस तरह के सपने सजाए गए, तो एक जनरेशन जो कहते हैं ना, आने वाली जो जनरेशन थी, जो युवा थे, उनका एक भरोसा अरविंद की तरफ बढ़ा। लेकिन इस भरोसे के साथ बीजेपी पे लिख के दे सकता हूं कि दिल्ली ने कभी उसको गले नहीं लगाया। सो आम आदमी की तरफ जो वोटर गया, उन्होंने जो उम्मीदें रखी थी, वो 10 साल बाद मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अध्यक्ष के तौर पर तब भी मिला, गली गली घूमा। सो आज वही लोग, वही जनता इनको गाली दे रही है। जो कार्यकर्ता अपनी जॉब छोड़ के आए, जो इनके वॉलंटियर्स बने, जो समर्थक थे, आज वो सवाल पूछते हैं तो उनको विलेन बना देते हैं लोग। मिनटों में उन्हें उपाधि दे देते हैं कि ये कांग्रेसी है, सवाल पूछ रहा है। बल्कि इन बेईमानों से ये पूछना चाहिए, भाई कांग्रेसी हो या कोई भी हो, वही तो लोग आपके पास गए थे। तो जो मतदाता आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा दिखता था, वो कांग्रेसी तो था, तो उनका अपमान करना। सो मेरा ये कहना है कि 10 साल बाद आप ये कहें कि कैश इनकैश करने वाली बात, देखिए जनता अपने आप इस चीज़ को महसूस कर रही है, और आज दिल्ली की जनता चाहती है कि कांग्रेस वापस आए, और कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिसोदिया जी तो भाग गए, ठेकेदार तो भाग गया, तो आम आदमी पार्टी पटपटगंज हार गई। कई सिसोदिया जी क्यों भागे, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठेकेदारी वर्सेस ईमानदारी का मैसेज आज पटपटगंज में चल रहा है। कौन ईमानदार है? कांग्रेस ईमानदार है? कांग्रेस ईमानदार है। मैं 12 साल क्षेत्र में रहा, एक रत्ती भर दाग, मेरे जैसे 70 एमएलए कांग्रेस के समय में रहे होंगे,
और उसमें जो कांग्रेस के एमएलए थी, कैबिनेट थे, किसी एक आदमी पे रत्ती भर दाग नहीं था। डॉक्टर AK वालिया आज इस जान में नहीं है, दुनिया जानती है उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। दूसरी कैबिनेट के लोग आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक पे रत्ती भर दाग नहीं है। और पिछले 10 सालों में क्या हुआ कि 100% इनके मंत्री और मुख्यमंत्री जेल चले गए। क्यों चले गए? स्वाभाविक सी बात है, भ्रष्टाचार किया। स्वाभाविक सी बात है, अपना घर बनाने में लगे रहे। जिस शीश महल का आप जिक्र कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, एक जो आदमी मफलर डाल के शीला दीक्षित के मुंह काला किया करता था, शीला दीक्षित पे आरोप लगाता था कि मुख्यमंत्री के घर में 12 AC का क्या रोल है, तो आज जवाब दे ना। आज गोलमोल करके सवालों के जवाब दूसरी तरफ मोड़ के बचना चाहते हैं, बच नहीं सकते हैं। आपने एक महिला का अपमान किया था। आज जो ये महिला सम्मान की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी एक महिला हैं, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल महिला का सम्मान करते हैं? यदि ऐसा होता तो शीला जी के चेहरे पे कालिख नहीं पोती होती, शीला जी को बदनाम नहीं किया होता। शीला जी के घर में आज इनको महसूस हो रहा है, उस समय शीला जी और दूसरे लोग भी कहते थे मुख्यमंत्री का निवास है, स्टाफ होता है, लोग आते हैं पूरी दिल्ली से, सचिवालय भी चलता है। सो यदि 12-10 AC उस समय लगे थे तो 10 ACओं के अंदर शीला दीक्षित यूज़ नहीं करती होगी। आप जब ये कहते हैं कि शीला दीक्षित जी या फिर महिला का सम्मान अरविंद केजरीवाल जी नहीं करते हैं, शुरुआत में तो कांग्रेस ने ही समर्थन किया था, तो क्या ये आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस की गलती नहीं थी कि आम आदमी पार्टी का जो आज वर्चस्व हो चुका है दिल्ली में, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ था? आपने समर्थन किया तब आज वो इतनी बड़ी पार्टी बन के खड़ी है। देखिए, मैं बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न लाजमी है पूछा जाना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि उस समय की आप स्थिति को देखें और संख्या को देखें, किसी भी दल की संख्या को देखें, तो उसमें कांग्रेस के पास आई थिंक 8 MLA थे, 28 शायद आम आदमी पार्टी पे थे और लगभग 28-30 बीजेपी पे थे। ये कोई संख्या थी। स्वाभाविक है किसी एक को सरकार बनानी थी और हमारे सामने 2 विकल्प थे, बीजेपी के साथ जाएं या AAP के साथ जाएं। जब अल्पमत की सरकार बन रहे हो तो आपको किसी को तो समर्थन देना होगा, और ऐसा तो नहीं है कि आप फिर से चुनाव की तरफ प्रेसिडेंट रूल लगाएं फिर चुनाव की तरफ उतर जाएं। ये पैसे की बर्बादी है, ये समय की बर्बादी है। और एक तरफ 3 लोगों का मैनिफेस्टो था, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। ये व्यक्ति जो बात कर रहा था उस समय कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहा था और इस बात की बात कर रहा था कि दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हुआ, हम उससे बड़ा काम करके दिखाएंगे, दिल्ली के अंदर योजनाएं लेकर के आएंगे। तो कांग्रेस के आपको डिसीजन को समझना होगा। हमारा समर्थन केजरीवाल को नहीं था, हमारा समर्थन उस मैनिफेस्टो का था जो इस शहर को और बड़ा बनाने के लिए इसने रखा था। इसने कहा जन लोकपाल में लेके आऊंगा, इसने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मैं सुधार दूंगा, शीला जी नहीं सुधार पा रही, 1 मिनट में मैं दिल्ली पुलिस को कंट्रोल कर लूंगा और शहर को लंदन पेरिस बनाऊंगा, झीलों का शहर बनाऊंगा। ये उस मैनिफेस्टो और इस कॉमन प्रोग्राम के ऊपर समर्थन दिया गया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कांग्रेस पार्टी उस सरकार का हिस्सा नहीं थी, सरकार के अंदर कभी हिस्सेदार नहीं रहे। और यही कांग्रेस के वो नेता थे जो इनसे सवाल पूछते थे कि आखिर ये शहर कब लंदन पेरिस बनेगा, और जो इनके जन विरोधी नीतियाँ थी उसके खिलाफ हमेशा कांग्रेस रही। और मैं ईमानदारी और दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कभी दिल्ली के अधिकारों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये उस बात को यदि मैं आप फिर दोबारा से दोहराऊं, लंदन पेरिस, झीलों का शहर, ये कैसा लंदन पेरिस है कि आज साल के 4 महीने तो प्रदूषण में बीतते हैं, 4 महीने मानसून में कितनी झीलें बनी हैं, जाके देखिए गली गली में झील बन जाती है, ये झीलों का शहर बन जाता है, पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग। और उसका सबसे बड़ा कारण है इन बेईमानों ने अपने घर बनाए, शीश महल बनाए, और जैसे इसने शीश महल बनाया ऐसी हर MLA ने, शराब मंत्री ने अपना बना लिया, तमाम मंत्रियों ने जो है इस तरह के शीश महल अपने बनाए। कुछ के दिखाई दे रहे हैं, कुछ के नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता का क्या हुआ? जनता को आप ये प्रलोभन की घोषणाएं करते रहेंगे 10 साल के आखिरी 1 हफ्ते जब चुनाव होने जा रहा है उससे पहले, तो स्वाभाविक प्रश्न खड़े होंगे। तो हमारा समर्थन इसको नहीं था, हमारा समर्थन दिल्ली शहर के लिए जो योजनाएं इसने बताई थी उसके लिए समर्थन था। हाँ, बावजूद इसके मुझे लगता है आज यदि इस संदर्भ में आप मुझसे कहते हैं कि गलती हुई थी तो मैं कहूँगा गलती हुई थी, लेकिन उस समय का जो फैसला था, माफ़ करना, वो फैसला मैं फिर बोल रहा हूँ, वो दिल्ली की बेहतरी के लिए जो इन्होंने सपने दिखाए थे उसको एक सपोर्ट थी, ना कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट थी।
केंद्र से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी एक और सवाल आपसे और होगा कि ये जो फ्री की राजनीति है, चाहे फ्री की रेवड़ी बांटना हो, फ्री बिजली, फ्री पानी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? फ्री की रेवड़ी जनता को देना, जबकि मैं जमीनी स्तर पे जब गई हूँ तो जनता का कहना है, यहाँ तक कि एक सब्जी बेचने वाले का कहना है कि हमें नहीं चाहिए, हम मेहनत से काम करना चाहते हैं, नहीं चाहिए 2100 रुपये। नहीं, सही बात है। मैं कल एक प्रचार में था इंदिरा कॉलोनी में, वहाँ एक साथी आया, उसने कहा कि जी मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। और आप ये जो एक चलन चल गया है घोषणाओं का, तो स्वाभाविक सी बात है, सब पार्टियां मैनिफेस्टो लेकर के आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। लेकिन मेरा इसमें एक कहना है, देखिए, जब इस तरह की घोषणाएं होती थी ना, एक मदद होती थी, हेल्प होती थी। और वो दौर था, जैसे मैं बताऊं आपको, शीला जी के समय में एक योजना थी, लाडली योजना। उस लाडली योजना को यदि आप समझ पाए तो उसका मकसद बहुत क्लियर था कि एक तो जो बच्चियों का जो भ्रूण हत्या होती है वो बंद हो, दूसरा जो बच्चियां इस जहां में आ गई वो बच्चियां सिर्फ घर की किचन तक ना सिमट जाएं, उससे बाहर भी उसको हक हो खेलने का, कूदने का, पढ़ने का। वो उस लाडली के अंदर सोच थी। और वो अगला कदम ये था कि वो केवल 10वीं 12वीं तक ना पढ़े, उसके आगे भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो बच्ची जाए, वो सोच थी। लाडली योजना क्या थी? जन्म होने के साथ तुरंत बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता था गरीब लोगों का, और उसको लगभग 11,000 रुपये मिलते थे। जैसे ही बच्ची नर्सरी और तीसरी कक्षा में या छठी, 9वीं और लगभग 12वीं कक्षा में जाती थी, पास आउट होने के बाद स्कूल से, लगभग 1 लाख रुपए का उसमें व्यवस्था थी, जो पूरी योजना को यदि वो पूरा करता है। जब बच्ची कॉलेज जाती थी तो उसकी फीस क्या, उसके अपने निजी खर्चे क्या उसके अपने ट्रैवलिंग प्लान है, उससे उसके खर्चे 1 लाख रुपए में पूरे हो जाते थे। आप यदि इस स्कीम को देखें तो ये वो स्कीम थी जहां माता पिता बच्ची को, शायद माफ़ करिएगा, दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं भी इसी मुल्क में पैदा हुआ, जहां बच्चियों को श्राप के रूप में देखा जाता था, एक लाइबिलिटी मानते थे। वो बोझ ना समझ के सरकार ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंतित मत होइए। आज भी देहात में जाएंगे तो बच्चों को प्राथमिकता में, बेटों को प्राथमिकता दी जाती है, बेटियां आज भी निगलेक्ट होती हैं। ऑप्शन है 2 बच्चों में से एक को पढ़ाना है तो माता पिता बेटे को प्रेफर करते हैं। तो जब ये बातें थी तो दिल्ली के अंदर शीला जी और कांग्रेस ने ये लाडली स्कीम योजना की थी। मकसद था कि एक नीचे का जो तबका है, जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको मदद दी जाए और वो समाज में ऊपर आए। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आप जाइएगा नेहरू कैंप, शशि गार्डन में, वहाँ आपको सैकड़ों बच्चे मिलेंगे, बच्चियाँ मिलेंगी जो EWS के तहत पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जिनको दाखिला मिला, हक मिला, और आपको बच्चियाँ मिल जाएंगी जिनको लाडली के माध्यम से मदद मिली। तो ये सोच, ये योजनाएं होती थी। लेकिन ये भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि भाई इस देश में इसके अलावा भी गरीब लोग परेशान हैं, गृहिणियाँ परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। तो जब महिलाओं की बात आती है तो यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन होता है किचन। जो महिला की जो किचन पे जो असर पड़ रहा है महंगाई का, जो महंगाई की मार है, सरकार, ये बेईमान सरकार उनको बचाने के लिए कोई ठोस रणनीति तो लेके आ नहीं रही। तो ये जो प्रलोभन दिए जाते हैं इनके माध्यम से, स्वाभाविक है गृहिणी कहती कि मेरा जो रसोई है वो महंगी हो रही है, मेरा गैस सिलेंडर है वो महंगा हो रहा है, गैस फ्री से गैस के नाम पे खाली इम्पेटी सिलेंडर दे दिए, हर महीने भरना तो उसी को पड़ता है। सब्जियों के जो रेट है वो आसमान को छूते हैं। अगर कांग्रेस आती है इस चुनाव में, अगर 2025 के चुनाव में देखा जाए, तो क्या आप लोग ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे या ये चीज़ें चलती रहेंगी? क्या तोड़ है आपके पास इस चीज़ का? देखिए, आप कहें कि रातों रात संभव है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस के जिन राज्यों में आप देखिए, बात करेंगे, हमने इन योजनाओं को कार्यान्वित किया और साथ ही साथ रोजगार पे काम किया। और ये केवल ऐसा नहीं कि स्टेट का चुनाव हो रहा है, केंद्र में याद होगा जब UPA की सरकार थी, मैं बताना चाहता हूँ, एक मनरेगा योजना आई थी, नरेगा मनरेगा। वो क्या थी? जो गांव से पलायन शहरों की तरफ हो रहा था, जो मजदूर गरीब आदमी शहर में रोजगार की उम्मीद लेके आ रहे थे, गांव के गांव खाली हो रहे थे, तो ये सोचते कि गांव के अंदर रोजगार पैदा किया जाए। लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे और शहरों में रोजगार इतने नहीं है कि सभी को रोजगार मिल पाए। सो 2 तरीके से परेशानी थी, शहरों पे प्रेशर बढ़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था मूलभूत सुविधाओं का, और गांव भी खाली हो रहे थे, संस्कृति पे भी कुठाराघात हो रहा था। तो इसी के मद्देनजर रूरल देहात के अंदर जो मनरेगा हुआ, जो बेरोजगारों को जो काम मिला, मैं गर्व के साथ कहता हूँ ये वो सोच है जहाँ एक तरफ आपको रोजगार देने पड़ेंगे और जो भूख से मर रहे हैं उनको जो है खाने का अधिकार देना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस खाद्य सुरक्षा बिल लेके आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, UPA सरकार उस समय सूचना का अधिकार लेकर के आई। ये जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार लेकर के, ये जो योजनाएं हैं ना,
मैम इसको समझना पड़ेगा, ये एक मील का पत्थर साबित हो रही हैं आज ये योजनाएं, जिन पे आज गरीबों का जो भविष्य बन रहा है, और एक कहते हैं ना नींव का एक मजबूत पत्थर था जिस पे इमारत बनती दिख रही है। लेकिन बीच बीच में झटके लगते हैं, बीच बीच में लोग परेशान होते हैं, बेरोजगारी और महामारी, उसके बाद फिर ये महंगाई दोहरी मार जो लोगों पे पड़ रही है। तो मदद के लिए योजनाएं होनी चाहिए, और मदद की दृष्टि से कांग्रेस हमेशा ये योजनाएं लाती रही है। अपने न्याय पत्र में भी कांग्रेस ने अभी 2500 की बात कही है, 25 लाख का बीमा कवर देने की बात कही है, और कही नहीं है। हम लोगों ने कर्नाटका में किया है, हम लोगों ने राजस्थान में किया, इसलिए 2-2 मुख्यमंत्री बैठे हैं। पर अफसोस ये है कि एक पंजाब का उदाहरण देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भगवंत मान से आम आदमी पार्टी नहीं करा पा रही, क्योंकि बेईमान है। पंजाब में घोषणा की, आज तक 1000 रुपये उनको नहीं दे पाए, 3 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे ही बीजेपी आज तक अपने किसी मुख्यमंत्री को बैठा के ये नहीं कहलवा पाती कि हमने अपने प्रदेशों में ये जो योजना घोषणा की थी इसको हमने लागू कर दिया है। ठीक है, मेरा सवाल अब पड़पड़गंज को लेकर होगा, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा हैं, बीजेपी की तरफ से रविंदर सिंह नेगी हैं, और कांग्रेस की तरफ से आप हैं। आप उनके लिए भारी हैं या वो आपके लिए एक बहुत मजबूत वो है, ऑपोजिशन है, क्या है? देखिए, चुनाव है, स्वाभाविक है, प्रतिस्पर्धा है, चुनाव में मतदाता के बीच में जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, और इसलिए विश्वास है कि मैं यहाँ 10 साल रहा हूँ, एमएलए के तौर पर 5 साल काम किया, और लगभग 7 साल मैंने निगम पार्षद के तौर पे किया। तो मेरा तो सर्टिफिकेट मेरा हर घर में है, मेरे काम हर घर में है। सवाल तो ये होता है कि ठेकेदार भाग क्यों गया। ठेकेदार से जो सवाल पूछे जाने थे, वो सवाल अब ठेकेदार के इस ठेकेदार से पूछे जा रहे हैं जिनको भेजा गया है। लेकिन सर आप तो बताएं कि आपकी मजबूती इधर क्या है, आप उनके लिए भारी हैं या वो आप? मैं वही आपको बता रहा हूँ। मेरे समय के जो कार्यकाल हैं, आप किसी कॉलोनी में जाइएगा, 16 कॉलोनियाँ ऐसी 16-17 जो अनऑथराइज थी, जिसमें चंद्र विहार से लेकर अल्लाह कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, शशि गार्डन, वेस्ट मुद्रंगा, ईस्ट मुद्रंगा की कॉलोनियाँ थी, जिनमें 100% मैंने सीवर सड़क और खरंजे से हटा करके सड़कें बनवाई, लाइटें लगवाई, गंगा वाटर। पिछले 10 साल एक आदमी डिप्टी सीएम रहता है और रत्ती भर काम नहीं कर पाता है। मैंने तो 2-2 बारात घर मेरी और फेज 2 में दिए, लाइब्रेरी दी, मैंने तो बारात घर दिया इंदिरा कॉलोनी, अल्लाह कॉलोनी में, ये उसको कंप्लीट नहीं करा पाए। एक 10 साल में कहीं बारात घर इस क्षेत्र को मिला हो, कोई एक लाइब्रेरी मिली हो। आप कहते हो शिक्षा क्रांति, माफ़ करिएगा, आपने इस दिल्ली के साथ साथ पटपड़गंज को नशे में झोंक दिया। आज आपने उन चौक चौराहे पे शराब के ठेके खोल दिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने तो इस दिल्ली का सबसे पुराना ठेका पांडव नगर का ठेका जो बुराई थी पांडव नगर की, उसको बंद कराया। हम ठेके बंद कराते हैं, ठेका खोल देते हैं। 21 साल के बच्चे को रोजगार देने की बजाय शराब का अधिकार देते हैं। ये जो प्रश्न है ना, और जो महिलाओं के प्रश्न है कि मेरा गंगा जल का क्या हुआ, आज घर घर में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। मैंने कहा इंदिरा कॉलोनी में गया, वहाँ हर घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है 20 रुपये की कैन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 25, थर्ड फ्लोर 30 रुपये, टॉप फ्लोर 50 रुपये, पानी की कैन आ रही हैं, ऐड लगी हुई है बाकायदा। तो ये जो माफिया है पानी का, उसको आपने बढ़ावा दिया, बजाय सरकारी स्वच्छ पानी देने के आप प्राइवेट वेंडर्स पे डिपेंड करा दिया। तो ये तो हालत है आम आदमी पार्टी के। सवाल ये भी है कि मेरे गरीबों के राशन कार्ड, 12 लाख राशन कार्ड दिल्ली में पेंडिंग है, 48 से 52 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के या नए राशन कार्ड के। उन प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे। एक नई पेंशन नहीं बनी, वृद्धावस्था पेंशन, हाँ किसी को दी तो विधवा, आप शराब पिलाओगे, उनकी मृत्यु कराओगे और फिर उसकी विधवा को कहोगे हम आपको पेंशन देंगे। ये इस तरह के काम हुए हैं। और दिल्ली के इस पटपड़गंज क्षेत्र से यहाँ का इतना बड़ा मंत्री, और भी मंत्री रहे हैं, वालिया साहब, और हम लोग सब अपने लोगों से मिलते थे, नदारद रहे। तो हर सर्वे में जब आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है और एक तरफ कांग्रेस के उस समय के काम, मेरे काम लोगों के सामने, तो स्वाभाविक है मैं तो गर्व से कहूँगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। रहा आपने एक और बीजेपी का जिक्र किया, तो नफरती लोग, माफ़ करिएगा, ये नफरत, ये शहर, ये पटपड़गंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए बीजेपी आज तक नहीं जीती है। जिस तरह से नफरत का बोलबाला हो रहा है, इसलिए नफरत और ठेकेदार ये दोनों हारेंगे, ईमानदारी जीतेगी। ठीक है, यहाँ पर बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि यहाँ के मुद्दे क्या है, पटपड़गंज के मुद्दे क्या हैं, और अगर आप जीते तो उन्हें आप कैसे सुलझाएंगे? देखिए 10 साल में बहुत सारी परेशानियाँ इकट्ठी हो गई। मैं जगह जगह घूम रहा हूँ और आज से नहीं घूम रहा हूँ। बेशक चुनाव हारा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी अपना मजबूत एरिया छोड़ के जाए? कभी ऐसा हुआ कि एक आदमी कमज़ोर हो और वो 10 साल बाद फिर लड़ना चाहे? नहीं होता ऐसा कभी। राजनीति में तो सबसे सुरक्षित सीट ढूंढते हैं,
याद होगा पासवान जी के बेटे और उनके चाचा में क्या झगड़ा हो रहा था बिहार के अंदर। ये तो पहली बार महान बनने की कोशिश की। सच्चाई तो है कि सिसोदिया चुनाव आ रहे हैं। सो जो आपने परेशानियों का जिक्र किया है, परेशानियां एक कोने से शुरू करूंगा और दूसरे कोने तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन कॉमन प्रॉब्लम मैं बता देता हूं, पानी का जो अधिकार था, जो हमारे क्षेत्र को गंगा जल मिलता था, वो पानी आज छीन लिया गया है। वो पानी कहाँ डाइवर्ट हुआ है उसका जवाब सिसोदिया जी दे पाएंगे। कभी डिबेट में बैठाएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन ये हक है पटपड़गंज का कि आखिर हमें गंदा पानी क्यों सप्लाई हो रहा है, सीवर साफ नहीं हो रहे हैं। और क्यों नहीं हुए? 10 साल में धीरे धीरे ना सारी मूलभूत सुविधाएं चरमरा गई हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। जो बरातघर इंदिरा कॉलोनी का बंद पड़ा है 10 साल से, उसको बनवाने का संकल्प मैं ले रहा हूँ, पूरा करने का। और जो ठेके इन्होंने खोले हैं, ASN डे बोर्डिंग के सामने कभी जाएं प्रताप नगर, देखिएगा फुटपाथ पार करते के साथ ये मेन गेट के सामने ठेका है। क्या बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं आप? वो ठेका बंद कराने का संकल्प मेरा है। पांडव नगर, जहाँ मैंने ठेका बंद कराया, इन्होंने वहाँ ठेका खोल दिया। 2 मर्डर हो चुके हैं। जनता चाहती इस बुराई को दोबारा बंद किया जाए, वो ठेका बंद होगा। वेस्ट विनोद नगर, एपेक्स हॉस्पिटल है, जाइएगा कभी फील्ड में आप, बिल्कुल हॉस्पिटल के शटर से शटर लगा हुआ है। लगभग 150-200 गज में बड़ा शोरूम शराब का खुला हुआ है। शराब पिलाइए और फिर अस्पताल में एडमिट कराइए। वो ठेका बंद करने का संकल्प मैंने लिया है। और जिन 16-17 कॉलोनियों में जब उस समय काम हुए थे, आज तक एक ईंट नहीं लगी, 1 इंच की RCC नहीं डली, सीवर साफ नहीं हुए। राशन कार्ड जिन लोगों के अप्लाई है राशन कार्ड, मेरा संकल्प है, आपकी ID पे मैं बोल रहा हूँ, चैनल की ID पे, जीतने के बाद सबसे पहले इनके राशन कार्ड की लड़ाई लड़ी जाएगी और इनको राशन कार्ड बनवाने का अधिकार दिया जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। पेंशन का विषय है, लोगों के अप्लाई हो रखे हैं पेंशन, लोग अपने सर्टिफिकेट लेके आते हैं, 2019 तक के राशन कार्ड अप्लाई हो रखे हैं, आज तक नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? सो मुद्दे बहुत हैं और एक एक करके इन मुद्दों को ख़त्म किया जाएगा और सूचीबद्ध किया जाएगा, उन पर काम किया जाएगा, हल निकाला जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो ये थी पूरी जानकारी। और क्योंकि पटपड़गंज की जनता जो है वो लगातार जो भी उनके विधायक हैं, जो भी उनका नेतृत्व आगे करने वाले हैं, उनसे तमाम सवाल पूछ रही है। और आपका भी कोई अगर ऐसा सवाल हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और हम तमाम जो विधायक होंगे, जो भी लोग हैं यहाँ पर, उन सभी से आपके सवालों को पूछने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। और इसी कड़ी में आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।